truths. फर्स्ट प्लेस पे कौन होगा और सेकंड प्लेस पे कौन होगा, बस इतना ही है। जल्दी। फर्स्ट प्लेस पे कौन होगा, सेकंड प्लेस पे कौन होगा। ओके, तो फर्स्ट प्लेस पे कौन होगा, थ्रूज, राइट, और सेकंड प्लेस पे होगा थ्रू। समझ रहे हो, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, थ्रूज कीवर्ड जो है, थ्रूज कीवर्ड जो है, ये कौन से एक्सेप्शन को जरूरी है। थ्रूज कीवर्ड कौन से एक्सेप्शंस के लिए जरूरी है, इसके दो जवाब बनते हैं, कोई भी एक दे सकते हो। थ्रूज कीवर्ड कौन से एक्सेप्शंस के लिए जरूरी है। हाँ, मैंने कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन नहीं पूछा है बच्चों, मैं जनरल आंसर पूछ रहा हूँ कि थ्रूज कीवर्ड कौन से एक्सेप्शंस के लिए जरूरी है। हाँ, कौन से एक्सेप्शंस। बोला पटकन जरा। आदित्य पाचपिले, आदित्य भोसले, अमी मिराशी, जरा मेसेज करा बरं बाळांनो तुम्ही। आदित्य पाचपिले, आदित्य सानप, तुम्हाला काय आमंत्रण द्यायला लागतं तर करा बाबांनो। तो थ्रूज कीवर्ड किसके लिए जरूरी होते हैं, थ्रूज कीवर्ड जरूरी है फॉर all the exceptions, for all the exceptions except those belonging to runtime exception family, except those belonging to runtime exception family. Okay, except those belonging to runtime exception family, right। थ्रूज कीवर्ड इन सब के लिए जरूरी होता है, थ्रूज कीवर्ड इन सब के लिए जरूरी होता है। क्लियर हुआ, राइट, थ्रूज। ओके, अब कल हमने एक एक्सेप्शन देखा था, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, राइट, और इंटरप्टेड एक्सेप्शन के लिए थ्रूज की जरूरत है, ये भी कल हमने समझा। अब ये जो एक्सेप्शंस है which do not belong to runtime exception family, ओके, इनके लिए कंपाइलर हमेशा इंटरफेयर करता रहता है। क्या कंपाइलर कहता है कि दोज एक्सेप्शंस नॉट बिलोंगिंग टू रन टाइम एक्सेप्शन फैमिली,
must be handled or declared to be thrown. Must be handled or declared to be thrown. ओके, तो इसके लिए कंपाइलर आपको फोर्स करता है, या तो ट्राई कैच यूज करके हैंडल कर लो और थ्रोज यूज करके कॉलर फंक्शंस को इंटीमेट कर दो कि ऐसा कोई एक्सेप्शन आ सकता है। मतलब कंपाइलर जो है चेकिंग फॉर दोज एक्सेप्शंस, कंपाइलर इज चेकिंग फॉर दोज एक्सेप्शंस, हेंस उन एक्सेप्शंस को कहा जाता है चेक्ड एक्सेप्शंस। उन एक्सेप्शंस को क्या कहा जाता है? चेक्ड एक्सेप्शन कहा जाता है। समझ गए हो? वी कॉल देम व्हाट? चेक्ड एक्सेप्शंस। ओके, ठीक है। तो जितने भी चेक्ड एक्सेप्शंस है उन सारे एक्सेप्शंस के लिए थ्रोज कीवर्ड जरूरी है या फिर ट्राई कैच ब्लॉक जरूरी है। ठीक है, डन। ओके, ये था चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन। ओके, दिस चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब हमें देखने हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। इससे पहले आपको एक बात बता दो बच्चों, कल मैंने आपको कहा था कि प्रोग्राम्स आपको करने होंगे हर रोज जो हम लेक्चर में कर रहे हैं, बट सम ऑफ यू शायद इसको सीरियसली नहीं ले रहे हो। ओके, तो आज आपको लास्ट वार्निंग है, हर रोज जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं लेक्चर में वो कर लिया करो, नहीं तो आपको मैं अलाउ नहीं कर सकता लेक्चर्स को। ओके, अब जिन्होंने नहीं किए थे कल के परसों के प्रोग्राम, उन्हें वो आज ही करने होंगे, प्लस ये पूरी असाइनमेंट जो आज दे रहा हूँ वो भी कंप्लीट करनी होगी, अदरवाइज कल के लेक्चर के लिए डेफिनेटली मैं आपको अलाउ नाही कर सकता। ओके, सांगून सुद्धा जर तुम्ही करणार नसाल बाळांनो, ही गोष्ट समजत नाही। 2-3 वेळा सांगितल्यानंतर आपण करायला पाहिजे। घरातली काय आपल्याला माती खायला घालतात का? शेण खायला घालतात? अन्न खाऊन जगतो आपण, तर 4 वेळा एक गोष्ट सांगितल्यानंतर ती आपल्याला समजली पाहिजे करायला। ती करत नसेल तर आपण जनावर आहे असं म्हणावं लागेल। जनावरांना सुद्धा कळतं बाळांनो, 2-4 दिवस त्यांना सांगितलं की 5व्या दिवशी बरोबर ती करतात न सांगता, आणि आपण मूर्खासारखे पुन्हा तिथंच आहे। तर मला ते काहीतरी फोर्स करायला लावू नका, प्रोग्राम्स करून पाहत चला। किती अर्ध्या तासाचं काम असतं, ते सुद्धा आपण करत नसू तर आपली लायकी नाही बाळांनो इंजिनिअरिंग करायची, तर आपण नाही केलं पाहिजे, आपण लांब राहायला पाहिजे त्याच्यापासून। तुम्हाला जमत नसलं तर आई बापाला सांगा, आता तिथंच आहे ना तुम्ही त्यांच्यासोबत, त्यांना सांगा मग करायला जमत नसेल तर। पण ती उद्यापासून काळजी घ्या, पुन्हा मला मेसेज नाही करायचा हे होतं म्हणून नाही, ते म्हणून नाही केलं, ती घरात सांगत बसायचं आपल्या हाकलून दिल्यानंतर। ओके, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस क्या होते हैं वो जरा समझते हैं। उद्यापासून आपण 20 मिनिटं लवकर जॉईन करायला सुरू करा, कारण सगळं चेक करून जॉईन करेपर्यंत वेळ होणार आणि तेवढंच लेक्चर पुन्हा एक्सटेंड होणार पुढं। तर थोडं लवकर आहे, 8:15 बरोबर जॉईन करायला सुरू करायचं, चेक करत करत होतंय ते बरोबर 8:30 पर्यंत लेक्चर चालू होतंय। आणि काय सगळ्यांचे नाही चेक करायला लागणार, काही ठराविकच मूर्ख लोक आहेत तर ते हकलून दिलेलं बरं आहे, त्यांनी जरा सावध व्हावं बाबा। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, अब हमें खुद का एक्सेप्शन जो है वो डिफाइन करना है। अब खुद का एक्सेप्शन डिफाइन करने के लिए देखो, एक एक्सेप्शन का रूल है सिंपल सा। सी, अगर मैंने कहा देखो स्कैनर SC is equal to new scanner, okay, system dot in,
और फिर मैं कह रहा हूँ थ्रो एससी, क्या ये थ्रो एससी काम कर पाएगा? स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन थ्रो एससी। तो ये थ्रो एससी जो है ये काम नहीं कर पाएगा, इट वोंट वर्क। ये काम क्यों नहीं कर पाएगा? ये काम क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि एससी के अंदर थ्रो होकर कैच होने वाला जो मैकेनिज्म है एससी के अंदर, ओके, ये जो मैकेनिज्म है वो एससी के अंदर नहीं है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ये आता है थ्रोएबल क्लास के पास। ओके, अब जिस किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रो करके कैच करना है उसके अंदर इसे इनहेरिट करना जरूरी है। अब स्कैनर के अंदर थ्रोएबल तो इनहेरिट हुआ नहीं है, तो थ्रोएबल वाले ऑब्जेक्ट को हम थ्रो नहीं कर सकते। थ्रोएबल वाले ऑब्जेक्ट को हम थ्रो नहीं कर सकते। क्लियर हो गया सबको? थ्रोएबल वाले ऑब्जेक्ट को हम थ्रो नहीं कर सकते, स्कैनर वाले ऑब्जेक्ट को हम थ्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर कौन नहीं है? थ्रोएबल इनहेरिट नहीं हुआ। अगर थ्रोएबल इनहेरिट नहीं हुआ है तो फिर थ्रो करके कैच करने का मैकेनिज्म उस ऑब्जेक्ट के पास नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें अगर खुद का एक्सेप्शन डिफाइन करना है, से क्लास माई एक्सेप्शन, ओके, तो अगर मैंने खुद का एक्सेप्शन का क्लास डिफाइन किया तो ये माई एक्सेप्शन वाला ऑब्जेक्ट जो है वो थ्रो भी होना चाहिए और थ्रो होकर के कैच भी हो जाना चाहिए। थ्रो हो जाना चाहिए, थ्रो होकर के कैच भी हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है, तो क्लास माई एक्सेप्शन हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें एक्सटेंड करना पड़ेगा थ्रोएबल, एक्सटेंड्स थ्रोएबल। एक्सेप्शन एक्सटेंड करोगे तो भी चलेगा, बट लेट्स गो विद द बेस क्लास थ्रोएबल। ओके, और ये आपका माई एक्सेप्शन क्लास यहाँ पे रेडी हुआ। अब आगे हमारे पास एक क्लास डेमो, ओके, उसके अंदर है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args हो गया। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब यहाँ मेन फंक्शन के अंदर माई एक्सेप्शन वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको हम थ्रो कर देते हैं। ठीक है, उसे क्या करेंगे? उसे थ्रो कर देंगे। ठीक है, थ्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माई एक्सेप्शन वाला जो माई एक्सेप्शन ओबीजे या फिर एक्सेप्शन वाला ये ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना होगा। माई एक्सेप्शन EXC इज इक्वल टू न्यू my exception, okay, and then you can say throw exc, तो exc क्लियर हो गया? my exception exc is equal to new my exception throw exc। everybody clear with this, right? okay, तो थ्रो करने के बाद अब ये हैंडल होने के लिए जाएगा कहाँ पे? ये हैंडल होने के लिए जाएगा JVM के पास। और JVM जो है वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्रिंट कर देगा जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है। अभी तो कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं। ओके, अब ये थ्रो हुआ तो गया कहाँ पे? JVM के पास गया। नाउ इंस्टेड ऑफ JVM वी विल हैंडल इट। ओके, लेट्स हैंडल इट। ठीक है, हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हैंडल करने के लिए हमें इसे ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना होगा। We have to write it inside what? Try catch block। तो मैंने लिखा ट्राई के अंदर है थ्रो EXC। डायरेक्ट अब हमने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। अभी बस ये समझना है कि खुद का एक्सेप्शन क्रिएट कैसे करना है, थ्रो कैसे करना है और उसे एक्सेस करने के क्या क्या ऑप्शंस है। और फिर यहाँ कैच में हम माई एक्सेप्शन वाले रेफरेंस में से कैच करेंगे। माई एक्सेप्शन ME सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
ME, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ME, राइट। तो थ्रू EXC हमने यहाँ से थ्रू किया और थ्रू करके हमने उसे ME में कैच कर दिया। किधर कैच किया? ME में कैच कर दिया। समझ गए? ठीक है। और आपका ये मेन फंक्शन जो है यहाँ कंप्लीट हो गया, राइट। ME में कैच करके मैंने ME यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। नाउ कैन यू ये ME प्रिंट करने के बाद यहाँ क्या प्रिंट होगा बता सकते हो? ME प्रिंट करने के बाद यहाँ क्या प्रिंट होगा? बोलो जरा पटपट। हाँ, क्या प्रिंट होगा? क्लास नेम एट द रेट रेफरेंस। ओके, क्लास नेम एट द रेट रेफरेंस, समझ गए हो, राइट। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए? क्लास नेम एट द रेट रेफरेंस यानी माई एक्सेप्शन एट द रेट ABC123EF, ओके, हेक्साडेसिमल में प्रिंट हो जाता है। Now instead of this reference, I want to print the valid explanation of the exception. I want to print what? Valid explanation of the exception. तो वो exception का explanation print होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? यस, हमें प्रिंट करना पड़ेगा, हमें डिफाइन करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग मेथड इनसाइड क्लास माई एक्सेप्शन। हमें डिफाइन करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग मेथड इनसाइड क्लास एक्सेप्शन। समझ गए? ठीक है। तो ये टू स्ट्रिंग मेथड जो है ये बिलोंग करती है क्लास ऑब्जेक्ट से, और हम एक्सेप्शन माई एक्सेप्शन क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड जो है उसे ओवरराइड कर देंगे। ठीक है, ओवरराइड करेंगे तो रिटर्न सम स्ट्रिंग, तो हम कहेंगे यहाँ स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ओके, पब्लिक होना जरूरी है क्योंकि ओवरराइड कर रहे हैं। पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ओके, और यहाँ कहेंगे रिटर्न कर दो एक्सेप्शन माय एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन माय एक्सेप्शन, और ये क्लास माय एक्सेप्शन जो है वो यहाँ कंप्लीट हुआ। क्लास माय एक्सेप्शन जो है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग रिटर्न एक्सेप्शन माई एक्सेप्शन। अब यहाँ जब आप एक्सेप्शन प्रिंट करने जाओगे सो दिस विल प्रिंट एक्सेप्शन माई एक्सेप्शन।
एक्सेप्शन माय एक्सेप्शन, समझ गए हो? ठीक है, आप जो चाहो वो मैसेज वहां पे दे सकते हो सकता है आपके माय एक्सेप्शन क्लास के अंदर कोई वेरिएबल भी हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? ठीक है, तो देखो ये भी कर सकते हैं। सी, अगर कोई स्पेसिफिक मैसेज आपको किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे प्रिंट करना रहा, कोई स्पेसिफिक मैसेज कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे, राइट? तो यू कैन गो विद दिस क्लास माय एक्सेप्शन, ओके, एक्सटेंड्स throwable, class my exception extends throwable से int error code, ओके, int error code, एरर कोड बस वेरिएबल का नाम है और कुछ नहीं। अब यहाँ हमें चाहिए एक कंस्ट्रक्टर माई एक्सेप्शन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें एरर कोड जो है उसे 0 सेट कर देते हैं। ठीक है, एरर कोड जो है उसे 0 सेट कर दिया हमने। देन वी हैव माय एक्सेप्शन इंट एक्स, और फिर कहेंगे एरर कोड इज इक्वल टू एक्स। डन, ठीक है। नाउ वी विल डिफाइन हियर पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, और हम कहेंगे इफ एरर कोड is exactly equal to 0, return simple exception, okay, if error code is exactly equal to 1, return positive exception, done. And if error code exactly equal to -1, return negative exception. रिटर्न नेगेटिव एक्सेप्शन, और ये हो गया आपका क्लास यहाँ कंप्लीट हुआ। लेट्स डिफाइन मेन फंक्शन, ओके। अब मेन फंक्शन के अंदर हम यूजर से बस एक वैल्यू स्कैन कर लेंगे, से a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और अब इधर शुरू करेंगे इफ a एग्जैक्टली इक्वल टू 0, थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन, और इसे पास करेंगे 0, ओके। इफ a is 0, throw new my exception, else if a is less than 0, तो कहेंगे throw new my exception, और इसे पास करेंगे -1, हो गया। then else if a is greater than 0, फिर आपको पता है इधर क्या लिखना है, बस पास करना होगा 1। तो इस तरह से अलग अलग मैसेजेस जो है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, राइट? द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट अगर आपको खुद का कोई एक्सेप्शन क्लास से डिफाइन करना है तो उसके अंदर आपको थ्रोएबल या फिर एक्सेप्शन फैमिली वाला कोई भी क्लास जो है उसे इनहेरिट करना होगा। उसके बिना थ्रो कैच वाला मैकेनिज्म आपके क्लास के ऑब्जेक्ट में नहीं आ सकता। समझ गए हो, राइट? चलो थोड़ा लिख लेते हैं। लिखो डिफाइनिंग योर ओन एक्सेप्शन, डिफाइनिंग योर ओन एक्सेप्शन। To define your own exception, to define your own exception,
You have to define your own class. To define your own exception, you have to define your own class. Object of your own class. Object of your own class must be able to get thrown and get caught. Object of your own class must be able to get thrown and get caught. This facility is available. This facility is available in throwable class family. Available in throwable class family. Hence, to define your own exception class, hence, to define your own exception class, you have to inherit throwable in your class. You have to inherit throwable in your class. Next point, to add description for your exception. To add description for your exception, you have to override toString method. You have to override toString method. You have to override toString method. Next point, inheriting throwable. Inheriting throwable makes all methods in throwable. Inheriting throwable makes all methods in throwable available in your class. Available in your class. For example, ये सामने वाला एक एग्जांपल लिख लो, फिर नीचे वाला भी लिखेंगे. सामने वाला एग्जांपल लिख लो, फिर नीचे वाला लिखेंगे.
बाळांनो ऐकू येते का रे? चला ऐकू यायला लागलं का बघा. एक्झाम्पल लिहून झालं का पहा. ओके, राईट डाऊन द सेकंड एक्झाम्पल. अचानक एक छोटंसं काम आलं तुम्हाला. हां, राईट डाऊन दिस सेकंड एक्झाम्पल ऑल्सो. लिहून घे रे बाळांनो. एक्झाम्पल लिहून ठेवा. ये एरर के हिसाब से हम एरर कोड भी भेज सकते हैं एक्सेप्शन को. ओके, अपना खुद का जो एक्सेप्शन डिफाइन करोगे उसमें एरर के हिसाब से आप एरर कोड भी भेज सकते हो. हाँ, ट्राई कैच में होना चाहिए, फिर टर्मिनेट नहीं होगा. ऐसे करोगे तो ये जब जेवीएम हैंडल करेगा तो वो भी ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देता है. आप ट्राई कैच में लिख लो इसको. उधर ट्राई लिख दो. कैच. चला झाले का बघा. और पटपट झालं की सांगा.
चलो हो गया। ओके, तो फाइनली यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो कंप्लीट हुआ। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आपको ये जितने भी कोर्स हमने किए एक्सेप्शन हैंडलिंग के वो सारे करके देखने हैं अगर आपने नहीं किए हैं। ओके, और लिखो नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग। ओके, अब मल्टी थ्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको एक असाइनमेंट सॉल्व करनी है। ओके, कंपलसरी वो असाइनमेंट आज आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए बिफोर 11:30। बिफोर 11:30 असाइनमेंट बहुत सिंपल है। ओके, असाइनमेंट इज वेरी सिंपल एंड बिफोर 11:30 वो आपकी कंप्लीट हो जाने चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है, अब एक बार असाइनमेंट जो है पढ़ लेते हैं। सही, बहुत सिंपल है। फोकस जो है मैक्सिमम क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे रखा है क्योंकि हमें मल्टी थ्रेडिंग में पूरा क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ ही डील करना है। ओके, तो फोकस जो है पूरा अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे है। धीरे धीरे नेक्स्ट असाइनमेंट्स में फिर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग तक पहुंच जाएंगे। राइट, देखो पहले दो प्रोग्राम आप बाद में करोगे तो भी चलेगा, अभी नहीं करने हैं। राइट, द मेन फोकस इज फ्रॉम क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में यहाँ आपको मेन फंक्शंस डिफाइन करके दिए हुए हैं। ओके, आपको वो मेन फंक्शन देखकर रिमेनिंग क्लास जो है उसे कंप्लीट कर देना है। मेन फंक्शन देखकर रिमेनिंग क्लास जो है उसे कंप्लीट कर देना है। बाळांनो ऐकू येते ना रे? हेलो, am I audible? हाँ, ओके, तो क्वेश्चन 2, 3, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये पूरा क्लास ऑब्जेक्ट पे फोकस रखता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 में भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही है, बस थोड़े से डिफिकल्ट प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। राइट, इधर आपको खुद क्लास डिफाइन करना है। राइट, सॉरी, क्लास दिया हुआ है, प्रोग्राम आपको पूरा करना है। क्वेश्चन हर प्रोग्राम के साथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बहुत ही सिंपल से प्रोग्राम्स हैं, जिन्होंने सीपीपी ठीक से किया हुआ है उनके लिए ये बहुत ही सिंपल होगा। राइट, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन 12 और 13 में आपको कंपोजिशन और इनहेरिटेंस ये दो कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट करनी है। ओके, कंपोजिशन एंड इनहेरिटेंस ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेनी है। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन 3 में यहाँ पे एनोनिमस क्लास जो है वो इंप्लीमेंट करना है। ओके, हमें मल्टी थ्रेडिंग में इसकी ज़रूरत होगी। एनोनिमस इनर क्लास भी है। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के लिए आपको एग्जांपल खुद से लिखना है, जितना हो सके एक्सपेरिमेंट्स करके देखो। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो सिंगलटन क्लास वाला एक क्वेश्चन है जो हमने कभी डिस्कस नहीं किया। ओके, आपको बस थोड़ा लॉजिक लगा के सिंगलटन क्लास जो है उसे डिफाइन करने की कोशिश करनी है। ओके, जिसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सके। आपको हिंट दे देता हूँ, स्टैटिक मेथड जो है वो आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ सकती है। ठीक है, एक्सप्लेन आइलैंड ऑफ आइसोलेशन, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे थी पहले ये याद करो, आइलैंड ऑफ आइसोलेशन, और फिर उसके लिए प्रोग्राम कर लो। ठीक है, वर्किंग ऑफ सुपर कीवर्ड ये भी हमने देखा हुआ है। नोटबुक पढ़ो और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। राइट, अब ये 10:30 बजे तक मीट आपकी शुरू रहेगी। ठीक है, 10:30 बजे तक मीट शुरू रहेगी, उसके बाद मैं प्रेजेंटी लगाना शुरू कर दूंगा। राइट, अगर आपके 11:30 बजे तक मुझे प्रोग्राम्स मिले, आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हुई, तो ही कल का मल्टी थ्रेडिंग वाला लेक्चर आपको अलाउड रहेगा। कल 8:15 बजे ही हमें ज्वाइन करना है।
ओके, चेक करूंगा फिर अलाउ करूंगा। डन। तो ये असाइनमेंट आज के आज ही कंप्लीट हो जानी चाहिए बिफोर 11:30। 2 घंटे हैं आपके पास, ठीक है। 10:30 बजे हम मीट स्टॉप कर देंगे। 10:30 बजे के बाद मैं आपकी बस रिप्लाई चेक करता रहूँगा और ये कल सीरियसली इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप कर सकते हो की बाबा नाहीच आम्ही करणार, बघू काय करतोयस, तर मग बघूया आपण उद्या काय करता येईल। ठीक है, चला चालू करा पढ़ना। असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू कर दो। हर क्वेश्चन नई फाइल में होना चाहिए। असाइनमेंट अपलोड करतो, जस्ट अ मिनिट। यू मस्ट बी रेडी